हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में ही जो मेरी सीरीज चल रही है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसे मैंने आपको इससे पहले के जो चैप्टर्स है वो करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। और एक और बात कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन विच पार्टी स्टूड एट नंबर 2 आफ्टर कांग्रेस। यानी कि जब स्टार्टिंग में भारत में जब चुनाव हुए थे तो जो स्टार्टिंग के जो 3 जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आई थी वो पूछा गया। तो इसका जो आंसर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। और पहले नंबर पे तो आप सभी को पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो आई थी, जो कि कम से कम 300 प्लस के सीट के मार्जिन से जीतते चली आ रही थी। ठीक है, तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा इसने कि यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी है, तो आप बताओगे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। देखिए जो भारतीय जनसंघ पार्टी है आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का रूप ले चुकी है। तो भारतीय जनसंघ का पहले पूछा गया फाउंडर कौन था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ के मतलब तरीके से क्या कहते हैं इसकी स्थापना करी थी, जो कि दिल्ली में करी गई थी। और बाद में यही भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी आपकी वो क्या बन गई, भारतीय जनता पार्टी में चेंज हो गई, जो कि बनी थी भाई आपका 1985 के आसपास में। 1985 ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोला है 1985। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी एम्फसाइज वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। देखिए वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, ये जो आइडियोलॉजी आप सुनते हैं ना, ये आइडियोलॉजी अभी भारतीय जनता पार्टी की भी है। और सेम मैंने भी क्या बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है पहले क्या थी, भारतीय जनसंघ थी। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ का है ये एक तरीके से पॉलिटिकल थॉट है या फिर एक तरीके से आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं भाई कि देश में एक ही संस्कृति हो, एक ही मतलब भारत एक अखंड राष्ट्र हो बेसिकली, और एक ही नेशन हो। जो इन्होंने आइडियोलॉजी दी वो यही थी। तो भारतीय जनसंघ की ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने कहा था वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। जैसा कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी इस बात की मतलब सराहना करती है। बेसिकली सराहना तो नहीं कहेंगे हम इसको हम कह सकते हैं कि वो भी ऐसा ही चाहती है भारत जैसे देश में। ठीक है चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड एंड विच पार्टी स्टूड सेकंड। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है कि जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था भारत में वो कब हुआ था और सेकंड नंबर पर पार्टी कौन सी आई थी। ठीक है भाई, तो भारत में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 1952 तक चला था एक तरीके से। तो मतलब इतना ज़्यादा समय लगा पहली बार भारत में जनरल इलेक्शन कराने में। तो आप इसका जो डेट बताएंगे वो क्या बनाएंगे भाई 1952। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कब हुए थे, तो 1952 इसका एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। हालांकि 51 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, फरवरी 1952 तक चला जो आपका जनरल इलेक्शन है। लेकिन इसकी अगर एक डेट पूछी जाती है तो आपको हमेशा बताना है कि 1952 में भारत में पहली बार क्या हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा भाई कि इसमें दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी थी। तो देखिए दूसरे नंबर पर पार्टी मैंने अभी आपको बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो थी। और पहले नंबर पर कौन थी भाई, आपकी कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने पहले के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें कम से कम 364 सीटें जीती थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन एंड व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट। तो भारत का जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर कब हुए ये पूछा गया है, और इसको कब इफेक्ट में लाया गया यानी कि उसको लागू कब किया गया ये पूछा गया है। तो देखिए भारत का संविधान जो आपका है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, साइन वगैरह उस टाइम हुआ यानी कि, और ठीक उसके 2 मंथ बाद यानी कि दिसंबर एंड देन जनवरी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था आपका वो लागू हुआ। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को साइन हुए और केम इनटू इफेक्ट जो आपका बताओगे, आप बताओगे भाई 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड व्हाट वाज इट रीनेम आफ्टर 1948। तो देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसके फाउंडर कौन थे ये पूछा गया है, और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया ये पूछा गया है। तो जो आपकी पार्टी थी ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके जो फाउंडर थे या फिर जो फाउंडेड हुई ये पार्टी ये हुई आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। और बाद में इसी पार्टी को यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ही क्या बोला गया भाई, कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म इन इंडिया। ये सवाल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहां पर बनी थी। तो भाई वो स्टेट है आपका केरल, और केरल में मार्च 1957 यानी कि जब दूसरी बार इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, तो वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन कांग्रेस जो सरकार थी वो हमें देखने को मिली। और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 126 सीटों में से 60 सीटें जीत ली थी। और केरल वो पहला राज्य था जहां पर नॉन कांग्रेस सरकार देखने को मिली थी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द इलेक्शन सिंबल ऑफ कांग्रेस एंड भारतीय जनसंघ इन 1952। तो भारत जो जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी है, सॉरी भारतीय जनसंघ जो आपकी पार्टी है, इसका पहले पूछा गया सिंबल क्या था और साथ में पूछा कांग्रेस का सिंबल क्या था। तो अभी कांग्रेस का सिंबल जो आपका है वो हाथ छाप है, बट एक समय ऐसा था जब वहाँ पर उसका जो सिंबल हुआ करता था वो दो बैलों की जोड़ी था। और जो आप ये जो बात करते हैं भारतीय जनसंघ की, इसका जो था वो दीपक यानी कि एक लैंप के रूप में इसका सिंबल हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। तो देखिए दो वर्ड है इसमें, वन पार्टी डोमिनेंस एंड देन है आपका वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है जब देश में बहुत सारी पार्टियों को आपने अलाउ कर रखा हो चुनाव लड़ने के लिए, बट एक ही पार्टी का अगर आपको डोमिनेंस देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वन पार्टी डोमिनेंस बोलते हैं। जैसा कि भारत में जो स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें देखने को हमें मिला, यानी कि उसमें जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी उसने डेमोक्रेसी थी, अलग अलग पार्टियां भी थी, बट एक ही पार्टी डोमिनेट कर गई चुनाव को, तो इसको हम बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी की भी अगर बात करूं तो 2014 से लेकर के अभी तक की अगर बात करूं तो एक ही पार्टी का डोमिनेंस चल रहा है, वो है आपका भारतीय जनता पार्टी। ठीक इसी प्रकार से पहले के टाइम पर हुआ करता जब कांग्रेस पार्टी जो थी वो अर्ली इंडिया में सारी की सारी सीटें, फिर लगभग सभी स्टेट में वो चुनाव जीता करती थी और ज़्यादा ज़्यादा सीटें लेकर के आती थी। तो इसका मतलब होता है वन पार्टी डोमिनेंस। और दूसरा वर्ड है आपका वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि लीगली उस देश में एक ही पार्टी को अलाउ है चुनाव लड़ना। जैसा कि एग्जांपल में हो जाएगा आपका भाई चाइना, यानी कि चाइना जो आपका है वहाँ पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक तरीके से, और उसी के जितने भी लीडर्स वगैरह हैं वही उसके अंदर भीतर एक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा आपका कि चाइना है, जो कि इसका मतलब होता है केवल एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है लीगली रूप में। और वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब हो जाएगा कि जहां पर आपने बहुत सारी पार्टियां रखी तो हैं लेकिन एक ही पार्टी का डोमिनेंस देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां है विच टू मेन आइडियाज डिड भारतीय जनसंघ एम्फसाइज, यानी कि दो इसके मेन आइडियाज पूछे गए। तो पहला तो यही था आपका भाई अखंड भारत, और दूसरा जो था आपका अखंड भारत का मतलब होता है कि इंडिया और पाकिस्तान को वापस से मिला दिया जाए। और दूसरा क्वेश्चन था भाई आपका वन नेशन वन कल्चर वन कंट्री, ये भी इनका कहता है आपका एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स डैश कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन जनवरी 1950। तो सेटअप इन जनवरी 1950, तो भारत में जब जनवरी 1950 था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी और इसी इलेक्शन कमीशन ने भारत में जो भी चुनाव वगैरह थे वो कराए थे। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक हेड भी होता है जिसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे भाई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमेशा ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो उसमें आपको बताना है भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो BR अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे किसके भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए 13वां क्वेश्चन, व्हाई डिड क्रिटिक्स थिंग्स इलेक्शन इन इंडिया वुड फेल, यानी कि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जब भारत में पहली बार चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, मतलब बेसिकली पश्चिम के देशों को लग रहा था कि भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना है, जो मान लो जो चुनाव हो रहे हैं वो सही तरीके से हो नहीं पाएंगे। तो ऐसा उनको क्यों लगा, तो इसका देखिए मेन रीजन यही था कि भारत जो आपका था वो एक गरीब देश था और साथ में यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, और इतनी बड़ी जनसंख्या का आप पहली बार चुनाव कराने जा रहे हो, जिस जनसंख्या को आज तक जिसने चुनाव ना लड़ा हो, चुनाव ना उसने देखा हो, तो नॉर्मल सी बात है दूसरे बंदों को क्या लगेगा कि यहाँ पर इलेक्शन जो होगा फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी उनको ऐसा लग रहा था कि भारत में ये जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्शन के जरिए स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही इसके रीजन है, इलिटरेसी एंड द पुअरनेस ऑफ द पीपल। अगला क्वेश्चन है सिंस 1989 टिल 2004 विच पार्टी गेन स्ट्रेंथ इन लोकसभा। बढ़िया सवाल है ये। 89 से लेकर के 2004 तक कौन सी पार्टी थी जिसने एक तरीके से अपनी पावर को बढ़ाया। तो देखिए कांग्रेस बोल रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी थी एक तरीके से 85 के बाद आ गई थी, 1985 के बाद से, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने भाई 2014 में अपनी सरकार बनाई, फिर उन्होंने 19 में बनाई, फिर उन्होंने 24 में बनाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब उसकी पार्टी की स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1989 से लेकर के 2004 तक कौन सी पार्टी थी जिसने अपना स्ट्रेंथ गेन किया, तो आप उसका आंसर देंगे भाई भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डिड कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस ने कैसे एक तरीके से, एक तो पहली बात तो फर्स्ट के 3 जनरल इलेक्शन में उसने डोमिनेट किया, और साथ में उसने कैसे भारत में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए भारत में कांग्रेस को डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का जाता है तो भारत की जनता का भी जाता है और साथ में कांग्रेस पार्टी का भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हुआ करती थी इनके पास हर प्रकार के नेता हुआ करते थे, एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं ब्रॉड कॉलिशन टाइप की यहाँ पर ये पार्टी थी। यहाँ पर हर एक टाइप के लोग थे, रेवोल्यूशनरी थे,
क्या कहते हैं, अहिंसावादी थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल थे, राइट्स थे, लेफ्टिस्ट थे। तो हर एक पार्टी के मतलब हर एक विचारधारा के जो लोग थे ना वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। आज के टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक जो पार्टी होगी वो राइटिस्ट विचारधारा की होगी, एक पार्टी जो होगी आपकी वो लेफ्टिस्ट विचारधारा की होगी, लेकिन कांग्रेस अपने समय में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में जब सरकार चुनी गई तो वहां पर हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नेता हुआ करता था भाई। इसी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में एक तरीके से डोमिनेट किया। क्यों भाई, क्योंकि जनता को जो जो चाहिए वो सब कुछ एक पार्टी में था, और वो पार्टी थी कौन सी भाई, आपकी कांग्रेस पार्टी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के 2 आइडियोलॉजी बतानी है। पहली तो मैंने आपको बताई 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन। बेसिकली ये कल्चर यूनिटी को चाहते हैं और 1 स्ट्रांग नेशन चाहते हैं, जिसको मैंने आपको हिंदू राष्ट्र भी बताया। एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान का वापस से मर्ज करना, ये भी इनकी एक आइडियोलॉजी है। दूसरा ये है कि इनका ऐसा मानना है कि भारत में क्या होना चाहिए कि जो आपका कल्चर है हम उसके जरिए ही एक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही इनका क्या था भाई, ये आइडियोलॉजी हुआ करती किसकी, भारतीय जनसंघ की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट सॉरी। तो इंडियन कंटेक्स्ट में आपको वन पार्टी डोमिनेंस बताना है एक तरीके से। तो वन पार्टी डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वन पार्टी डोमिनेंस जो देखा गया था 1952 से 57 64, ये 3 चुनाव है, 64 नहीं सॉरी 62, 5 साल गैप में इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो आपकी हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो डोमिनेट कर रही थी। और 489 में 364 लाई, 494 में 371, 494 फिर से 371 सॉरी 361। तो ये आपको डोमिनेंस दिख रहा होगा। एक ही पार्टी इतनी ज्यादा सीटें ला रही है कि भाई आधे से अधिक सीटें अगर कोई ला सकता है तो वो कौन सी पार्टी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी। और इस तरीके से उन्होंने लोकसभा में और साथ में स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हुआ करते थे उसमें वो जीत रही थी डेमोक्रेटिक रूप में। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड थे, लोकसभा के भी और स्टेट असेंबली के भी। तो भारत जब आपका आजाद हुआ तो उसमें क्या हुआ ना कि स्टेट के भी इलेक्शन और जो सेंटर के इलेक्शन वो दोनों के दोनों साथ में हुआ करते थे। ठीक है, और दोनों इलेक्शन साथ में होते थे तो साथ में ही स्टेट की भी गवर्नमेंट चुनी जाती थी और साथ में ही सेंट्रल की गवर्नमेंट चुनी जाती थी। और ये आपका चला भाई कम से कम 1970 तक चला। इंदिरा गांधी की सरकार ने इस चीज़ को चेंज किया और तभी आपको पता है कि हर एक राज्य के जो चुनाव होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं और सेंटर के जो होते हैं चुनाव अलग टाइम पर होते हैं। समझे कहने का मतलब। तो स्टार्टिंग वाले जितने भी चुनाव है 52, 57, 62, 67 तक एक तरीके से आप समझिए 67 तक, और हाँ 67 तक ही समझिए कि जो चुनाव होते थे वो लोकसभा के और हर राज्य के एक साथ ही हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। और इन दोनों ही चुनावों में मतलब दोनों ही लोकसभा में और स्टेट असेंबली में दोनों में ही, और जो भी 3 बार चुनाव है उन दोनों में किसका डोमिनेंस देखा गया, कांग्रेस पार्टी का देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ हैज द मेथड ऑफ वोटिंग चेंज फ्रॉम 1952 से लेकर के 2004 के इलेक्शन तक। यानी कि 2004 से लेकर 1952 से लेकर के 2004 तक के इलेक्शन में किस पार्टी का एक तरीके से जो वोटिंग के चुनाव का जो मेथड था वो चेंज हमें देखने को मिला। तो 1952 में जब चुनाव वगैरह स्टार्ट वगैरह होते तो स्टार्टिंग में क्या था, पेपर बैलेट सिस्टम था, यानी कि लोगों को कागज मिलता था और उसमें वो एक तरीके से टिक वगैरह लगाया करते थे, नाम के आगे, सिंबल के आगे। धीरे धीरे वो चीज़ बदली, फिर वो उसमें भी टिक लगाना पड़ता था, फिर बैलेट बॉक्स में भी डालते थे, बैलेट बॉक्स में भी उनका निशान हुआ करता था। और इस तरीके से स्टार्टिंग के चुनाव हुए। बाद में 2004 के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम ईवीएम बोलते हैं वो आ गई और बड़े स्तर पर एक तरीके से फास्टर, एक्यूरेट और कन्वीनियंट तरीके से भारत में चुनाव होने लग गए। ठीक है, तो पहले आपका पेपर बैलेट सिस्टम था, बाद में बॉक्स वाला सिस्टम आया धीरे धीरे, फिर उस पर टिक लगाने वाला सिस्टम है कि टिक लगाइए देन आप बॉक्स में डालिए। फिर करते करते 2004 तक के इलेक्शन में आते आते क्या हुआ, हालांकि 1991 के बाद से स्टार्ट हो गया था, बट 2004 में बड़े स्तर पर देखा गया कि यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में 2 डिफरेंस हमें बताना है। तो सोशलिस्ट पार्टी के अगर मैं आइडियोलॉजी की अगर बात करता हूं तो सोशलिस्ट पार्टी जो आपकी थी वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सपोर्ट में थी, और वही अगर कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को सपोर्ट किया करती थी। और इंटरनेशनल इंक्लाइनेशन देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि हमारे देश में सोवियत यूनियन और प्लस में चाइना का इन्फ्लुएंस हो, उनकी हम विचारधारा को अपनाएं, उनके तौर तरीके कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी, जो हमारी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी वो इन देशों के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले बंदे कह रहे हैं, मतलब उसकी विचारधारा कह रही है। और सोशलिस्ट पार्टी क्या कहती है कि कोई भी फॉरेन जो एक तरीके से
आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन होता है, कोई मतलब प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमें अपना विकास खुद ही करना चाहिए, हमारे जो भी तरीके हैं विकास के वो हमें खुद ही करने चाहिए। तो ये दोनों में मेजर एक तरीके से डिफरेंस देखा गया था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी भाई, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म चाहती थी, जबकि सोशलिस्ट पार्टी जो थी आपकी वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहती थी। इंटरनेशनल इंक्लाइनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि सोवियत यूनियन और चाइना से हम कुछ सीखें, उनकी अर्थव्यवस्था को हम कॉपी करें बेसिकली, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो किसी भी देश को एक तरीके से अपने देश पर प्रभाव नहीं चाहती थी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय कोलिशन गवर्नमेंट एंड व्हेन वाज इट फॉर्म्ड फर्स्ट एट द सेंटर। तो कोलिशन गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है और पहली बार भारत में सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी, ये सवाल पूछा गया। देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और वो मिलकर के सरकार बनाती हैं, तो ऐसी सरकार को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं अभी के चुनाव की, जो 2024 के जो चुनाव हुए थे, जिसमें मोदी गवर्नमेंट जो थी, मोदी गवर्नमेंट कह लीजिए फिर बीजेपी कह लीजिए, वो 280 के आसपास सीटें लेकर के आई। हालांकि 272 प्लस चाहिए, नहीं 240 के आसपास सीटें लेकर के आई, और 272 चाहिए होता है आपको सरकार बनाने के लिए। तो 30 सीट जो है आपके पास थी नहीं, तो आपने क्या किया, अलग अलग पार्टी का साथ समझौता किया, उनको अपने साथ जोड़ा, और देन आपने एक गवर्नमेंट बनाई। तो इस गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा, कोलिशन गवर्नमेंट कहूंगा। ठीक है, तो अभी जो भारत में सरकार है वो कौन सी सरकार है भाई, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें एक पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो इसने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के क्या किया, सरकार बनाई है। तो ऐसी पार्टी को मैं क्या बोलता हूँ, कोलिशन गवर्नमेंट। दूसरा, पहली भारत में कोलिशन गवर्नमेंट की जो सरकार थी वो बनी थी भाई 77 में। इंदिरा गांधी के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था, और उस आपातकाल के बाद पर क्या हुआ, देश में इलेक्शन हुए। इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगेंस्ट में थे जो लोग वगैरह थे, और जो पार्टी भी थी वही बहुत सारी पार्टी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार वगैरह किया, और फाइनली क्या कहते हैं उसको, कोलिशन गवर्नमेंट भारत में देखेगी 1977 में। और पहले नॉन कांग्रेस अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करी जाती है तो वो कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई बनते हैं। ठीक है भाई, तो यही था आपका फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट की मीनिंग। तो यही थे आपके सारे के सारे सवाल, और आशा करता हूँ आपको सारे के सारे सवाल जो हैं वो समझ आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको एकदम समझा दूंगा, समझा क्या दूंगा, मतलब जो भी लिखना होगा मैं आपको लिख दूंगा। और पिछली वीडियो जो है आप वो देख सकते हैं मेरी। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और साथ में मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जो हमारे एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चले। और चलिए बस इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।